Welcome to HealthCysio, मैनेजमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड हॉस्पिटल वेस्ट। हम अपने घर का ज़ायाशुदा मवाद को कूड़ा कहते हैं और बड़े ही अच्छे अंदाज के साथ हम अपना ये कूड़ा एक टोकरी में इकट्ठा करते हैं और फिर जो सफाई वाला शख्स कूड़ा लेने के लिए आता है हम इसको अपना ये कूड़ा दे देते हैं और ऐसा हम रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं ताकि कूड़े से कोई भी बीमारी ना फैल सके। ऐसे ही ज़ायाशुदा मवाद फार्मेसी और अस्पताल में भी मौजूद होता है। इस लेक्चर में हम इस वेस्ट को डिटेल के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि फार्मास्यूटिकल वेस्ट और हॉस्पिटल वेस्ट से क्या मुराद है, इनको कैसे मैनेज किया जाता है और कौन से लोग हैं जो कि इस वेस्ट को मैनेज करने में अपना रोल अदा करते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि फार्मास्यूटिकल वेस्ट से क्या मुराद है। ये दो अल्फाज का मजमुआ है। पहला लफ्ज़ है फार्मास्यूटिकल, जिसके मैनी होते हैं अद्वियात, और दूसरा लफ्ज़ है वेस्ट, जिसके मैनी है ज़ायाशुदा मवाद, जैसा कि फुजला और कूड़ा वगैरह। तो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल वेस्ट से मुराद ये है कि हर वो जगह जहाँ पर अद्वियात मौजूद हैं, जैसा कि हॉस्पिटल फार्मेसी, जैसा कि अस्पताल, और इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जहां पर अद्वियात को बनाया जाता है, और कम्युनिटी और रिटेल फार्मेसी जहां पर अद्वियात को खरीद कर रखा और सेल किया जाता है। तो हर वो जगह जहां पर अद्वियात मौजूद हैं, जाहिर सी बात है वहां पर उनका फुजला भी मौजूद है। अब ये फुजला कौन सा होता है, इसको कैसे मैनेज किया जाता है, ये सारी डिटेल हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड करते हैं। फार्मास्यूटिकल वेस्ट इंक्लूड एक्सपायर्ड, अनयूज्ड एंड कंटेमिनेटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ड्रग्स, वैक्सीन्स एंड सीरा that are no longer required and need to be disposed of appropriately. फार्मास्यूटिकल वेस्ट में शामिल वो तमाम अशिया हैं जो कि अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं, जिनका दुरानिया मुकम्मल हो गया है और अब वो एक्सपायर हैं और वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, या फिर ऐसी अद्वियात जो कि अब इस्तेमाल के काबिल नहीं रहीं और वो पड़े पड़े ख़राब हो चुकी हैं। और इसके अलावा वो अद्वियात या फिर वैक्सीन और सीरा वगैरह जो कि सही दर्जा हरारत पर ना रखने की वजह से अब उनके अंदर मौजूद जो उनके केमिकल्स हैं वो ख़राब हो चुके हैं और वो भी अब फार्मास्यूटिकल वेस्ट में शामिल की जाएंगी। और अब इन तमाम ज़ाया और ख़राब अद्वियात को सही तरीके के साथ ठिकाने लगाना एक अहम जिम्मेदारी होती है। इसके बाद ये जानने की कोशिश करते हैं कि हॉस्पिटल वेस्ट से क्या मुराद है। ये भी दो अल्फाज का मजमुआ है। पहला लफ्ज़ है हॉस्पिटल, जिसके मैनी होते हैं अस्पताल, वो जगह जहाँ पर मरीजों का इलाज किया जाता है, मरीजों की देखभाल की जाती है और उसके बाद उनको अद्वियात मुहैया की जाती हैं, तो ऐसी जगह को हॉस्पिटल कहते हैं। और दूसरा वर्ड है वेस्ट, जिसके मैनी होते हैं कूड़ा और फुजला वगैरह। अब अस्पताल के अंदर कौन सा फुजला होता है, वो कैसे मैनेज किया जाता है और ये फुजला कौन से लोग मैनेज करते हैं, तो ये सारी डिटेल जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड करते हैं। हॉस्पिटल वेस्ट इज एनी वेस्ट विच इज जनरेटेड इन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स और इन रिसर्च इन अ हॉस्पिटल। अस्पताल के फुजले से मुराद वो फुजला है जो कि किसी भी शख्स की, चाहे वो वैक्सीनेशन के दौरान ज़ाया हो या फिर वो जानवर जिनको अद्वियात दी जा रही हों, उनकी बीमारियों की तशखीस की जा रही हो, या फिर ऐसा अस्पताल जहां पर तहकीक की जा रही हो। तो अब मेरे ख्याल में आपको ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि अस्पताल के अंदर वो फुजला होता है जो कि किसी भी शख्स की बीमारी की तशखीस के दौरान पैदा हो। जैसे किसी भी शख्स की बीमारी को चेक किया जा रहा है, उसके लिए कोई कार्टन इस्तेमाल की जा रही है, इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर कोई रुई या फिर सिरिंज वगैरह इस्तेमाल की जा रही है और इस्तेमाल करने के बाद उसको फेंक दिया गया है,
तो ये भी हॉस्पिटल वेस्ट का हिस्सा होंगी। या फिर ट्रीटमेंट के अमल के दौरान अगर किसी शख्स की सर्जरी की गई है तो सर्जरी के अमल के दौरान बहुत सारी अशिया ज़ाया होती हैं, तो वो ज़ाया शुदा जो मवाद है वो भी हॉस्पिटल वेस्ट का हिस्सा होगी। या फिर किसी भी शख्स या जानवर की अगर कोई वैक्सीनेशन की जा रही है तो वैक्सीनेशन के अमल के दौरान अगर कोई चीज़ ज़ाया हुई है या फिर ख़त्म हुई है और उसको फेंक दिया गया है तो वो भी हॉस्पिटल वेस्ट का ही हिस्सा होगी। या फिर ऐसे अस्पताल जहां पर तहकीक की जाती है और तहकीक के अमल के दौरान जो केमिकल्स और अपरेटस वगैरह खारिज होता है वो भी हॉस्पिटल वेस्ट का ही हिस्सा होगा। टोटल अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड बाय हेल्थ केयर एक्टिविटीज अबाउट 80% इज जनरल वेस्ट। द रिमेनिंग 20% is considered hazardous material that may be infectious, toxic or radioactive। अगर आपके पास सेहत से मुतल्लिका जो एक्टिविटीज हुई हैं और उनके बाद जो फुजला ज़ाया हुआ है अगर वो हमारे पास 100% है, ठीक है, हम एक फिगर लगा लेते हैं कि वो हमारे पास 100% फुजला है। अब इस 100 में से जो 80% है वो जनरल वेस्ट होगा। अब यहाँ पर जनरल वेस्ट से क्या मुराद है? वो फुजला जो कि आगे जाकर नुकसान नहीं पहुंचाता, जैसे कि घर का कोई फुजला होता है जिसमें खाने पीने की अशिया हो सकती हैं, मरीजों के कपड़े के कोई टुकड़े हो सकते हैं, उनके इस्तेमाल की कोई चीज हो सकती है जो कि उन्होंने बास्केट में फेंकी है और वो बाद में कोई भी जरासीम वगैरह नहीं फैला रही, तो ऐसा फुजला 100 में से 80% है। और बाकी का जो 20% बच जाता है ये वो फुजला है जो कि काफी ज्यादा नुकसानदेह है और इस नुकसानदेह फुजले से दूसरे लोगों को बीमारी भी लग सकती है। ये जहर आलूद मवाद भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि अगर वो फुजला कुछ देर के लिए पड़ा रहे तो वहां से ताबकारी भी खारिज हो सकती है जिससे वहां पर काम करने वाले और वहां पर मौजूद लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। Healthcare waste contains potentially harmful microorganisms which can infect hospital patients, healthcare workers and the general public। अस्पताल में इलाज के दौरान या फिर मरीजों का ख्याल रखने के दौरान जो फुजला पैदा होता है उसके अंदर बहुत सारे नुकसानदेह जरासीम भी पाए जाते हैं और इस नुकसानदेह जरासीम की वजह से अस्पताल के अंदर मौजूद जो मरीज हैं उनको मजीद बीमारियां भी लग सकती हैं या फिर ऐसे लोग जो कि अस्पताल में या फिर अस्पताल की वार्ड में काम कर रहे हैं उनको भी जरासीम लग सकते हैं और वो भी बीमार हो सकते हैं। या फिर वो जनरल पब्लिक जो कि मरीजों की इयादत के लिए आई है या फिर किसी और काम की वजह से अस्पताल के अंदर विजिट करने के लिए आई है, तो वो विजिट करने के अमल के दौरान उनको भी जरासीम लग सकते हैं और वो इस तरह से अस्पताल से बीमारी अपने घर भी लेके जा सकते हैं। Healthcare waste includes all the waste generated by healthcare establishments, research facilities and laboratories। अब हमारे जहन में ये सवाल आता है कि सेहत के अमल के दौरान कौन सा फुजला है जो कि पैदा होता है और इस फुजले में क्या क्या चीजें शामिल हैं। सेहत के अमल के दौरान बहुत सारी जो हम मरीजों का ख्याल रखने के अमल में चीजों का इस्तेमाल करते हैं वो भी हॉस्पिटल वेस्ट में आ जाती हैं। या फिर अगर हम किसी बीमारी की तहकीक कर रहे हैं, मरीजों को सहूलियात देने के लिए जो उनकी तहकीक की जाती है या फिर लेबॉर्ट्रीज में मरीजों के जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, इन तमाम अवामिल के दौरान जो चीज़ें ज़ाया होती हैं और जो चीज़ें फेंकी जाती हैं ये सब चीज़ें फुजले में शामिल होती हैं और इनको हम हॉस्पिटल वेस्ट कहते हैं। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि कॉमनली फार्मास्यूटिकल वेस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। आम तौर पर जो अद्वियात का फुजला होता है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। इसमें पहले नंबर पर है ऑर्गेनिक केमिकल रेजिड्यूज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अद्वियात को बनाने के अमल के दौरान ऐसे केमिकल्स जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रखते हैं जो कि नामियाती केमिकल्स होते हैं, जब वो बच जाते हैं या फिर वो ज़ाया हो जाते हैं वो भी फार्मास्यूटिकल वेस्ट का हिस्सा होंगे।
اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے ہیوی میٹلز. ادویات کو بنانے کے عمل کے دوران کچھ بھاری دھاتوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اب اگر یہ بھاری دھاتیں استعمال کے بعد ضائع ہو چکی ہیں تو ان کو بھی ہم فارماسیوٹیکل ویسٹ ہی کہیں گے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے ریٹرن فارماسیوٹیکلز. ایسی ادویات جو کہ سیل نہیں ہوئی اور وہ واپس فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کو بھیج دی گئی ہیں، ان کو ہم ریٹرن فارماسیوٹیکلز کہتے ہیں. چوتھے نمبر پر ہے ایکسپائرڈ فارماسیوٹیکلز. ایسی ادویات جو کہ اپنی مدت پوری کر چکی ہیں اور اب وہ استعمال کے قابل نہیں رہی. پانچویں نمبر پر ہے ہاف یوز فارماسیوٹیکلز. ایسی ادویات جن کو آدھا استعمال کیا گیا ہے اور آدھی وہ بچ گئی ہیں، جیسا کہ شربت اور انجیکشنز وغیرہ، جو کہ استعمال تو کیے ہیں لیکن ساری بوتل استعمال نہیں ہوئی اور وہ باقی بچ گئی ہے اور اب یہ بھی ضائع شدہ مواد ہے. 6 نمبر پر ہے ٹیسٹ اینیملز ریمینز. ادویات کی تجربات کرنے کے لیے جانوروں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور جانوروں کے جو جسم کے حصے ہوتے ہیں وہ بھی ضائع شدہ مواد میں آتے ہیں، یا پھر ادویات کے استعمال کے دوران اگر کوئی جانور ضائع ہو گیا ہے تو وہ بھی ٹیسٹ اینیمل ریمینز میں ہی آئے گا. اس کے بعد 7ویں نمبر پر ہے فارماسیوٹیکل گیسز. ادویات کو بنانے میں بھی فارماسیوٹیکل گیسز کا استعمال ہوتا ہے اور کچھ ادویات کو بطور علاج بھی استعمال کیا جاتا ہے. 8ویں نمبر پر ہے بایولوجیکل پروڈکٹس انکلوڈنگ مٹیریلز extracted from biological materials such as vaccine, serum and various plasma derivatives. بایولوجیکل پروڈکٹس ایسی اشیاء کو کہا جاتا ہے جو کہ زندہ اجسام سے حاصل کی جاتی ہیں، جیسا کہ ویکسین، سیرم اور پلازما وغیرہ. یہ سب وہ اشیاء ہیں جو کہ زندہ اجسام سے حاصل کی جاتی ہیں، اور حاصل کرنے کے بعد اگر ہم ان کا صحیح سے استعمال نہیں کرتے اور وہ خراب ہو جاتی ہیں تو خراب ہونے کے بعد ہم ان کو پھینک دیتے ہیں، اور اس طرح سے یہ بھی فارماسیوٹیکل ویسٹ کا ہی حصہ ہوں گی. کامن ہاسپٹل ویسٹ. ہسپتال کے اندر عام طور پر کون سا فضلہ پایا جاتا ہے، جس میں پہلے نمبر پر ہے پیپر. پیپر سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی بھی مریض کا معائنہ کیا ہے اور معائنے کے عمل کے دوران اگر ہم نے کوئی بھی کاغذ کا ٹکڑا استعمال کیا ہے یا پھر کاغذ پر اس کو کوئی چیز لکھ کر دی ہے اور وہ چھوڑ گیا ہے تو یہ بھی کامنلی ہمارے پاس ہاسپٹل ویسٹ کا حصہ ہوں گی. اس کے بعد پلاسٹک. پلاسٹک وہ چیز ہے جو کہ ہم دوران علاج استعمال کرتے ہیں. وہ انسٹرومنٹ کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے اور وہ شیٹس کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، اینڈ گلاس یعنی کہ شیشہ وغیرہ. اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے انفیکٹیس ویسٹ. وہ فضلہ جو کہ کافی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، خاص طور پر سرجری کے عمل کے دوران جو فضلہ ضائع ہوتا ہے وہ کافی زیادہ انفیکٹیس ہوتا ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے ایناٹومک ویسٹ. اس سے مراد وہ فضلہ ہے جو کہ خاص طور پر سرجری کے عمل کے دوران پیدا ہوتا ہے. اگر کسی بھی شخص کا باڈی کا کوئی بھی حصہ ضائع کیا گیا ہے یا نکالا گیا ہے یا اس کا کوئی اعضاء تبدیل کیا گیا ہے اور تبدیلی کے عمل کے دوران اگر اس کا کوئی بھی حصہ باہر پھینکا گیا ہے تو وہ بھی ہمارے پاس ایناٹومک ویسٹ ہوگا. یا پھر ٹیشوز وغیرہ اگر انسانی بافت کو ضائع کیا گیا ہے یا اس کے جسم سے نکالا گیا ہے. اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے شارپس ویسٹ. شارپ ویسٹ ایسے فضلے کو کہا جاتا ہے جس کے اندر جراحی کے آلات شامل ہوتے ہیں، جیسا کہ سرنجز، نیڈلز اور بلیڈز وغیرہ. اس کے بعد پانچویں نمبر پر ہے کیمیکل ویسٹ. اب یہاں پر جو کیمیکل ویسٹ ہے یہ دو طرح کا ہو سکتا ہے. ایک وہ کیمیکل ہوتا ہے جس سے ہسپتال کے فرش کو صاف کیا جاتا ہے، اور ایک وہ کیمیکل ہوتا ہے جو کہ مریض کے آپریشن کے عمل کے دوران مریض کے جسم کو صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو ایسا کیمیکل جو کہ اب ضائع ہو چکا ہے اس کو بھی ہم ہاسپٹل ویسٹ کا ہی حصہ کہیں گے. اس کے بعد 6 نمبر پر ہے ایکسپائرڈ ڈرگز. وہ ادویات جو کہ ہسپتال کے اندر استعمال نہیں کی گئی اور اب وہ ضائع ہو چکی ہیں
तो ऐसी अद्वियात को भी हम हॉस्पिटल वेस्ट का ही हिस्सा कहेंगे। 7वें नंबर पर है वैक्सीन एंड सीरा। वो तमाम वैक्सीन्स और सीरा जो कि एक्सपायर्ड हो चुके हैं और अब इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे। 8वें नंबर पर है रेडियो एक्टिव मटीरियल्स। ऐसा तापकारी वाला मटीरियल्स जो कि मरीजों की बीमारी के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि कैंसर वगैरह। इस तरह की बीमारियों में बतौर रेडियो एक्टिव मटीरियल्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद 9 नंबर पर है नॉन मेडिकल वेस्ट। ये ऐसा फुजला होता है जिसका मेडिकल के साथ कोई लिंक नहीं होता, जैसे कि मरीजों के कपड़े या फिर मरीजों के इस्तेमाल करने की कोई चीज या फिर उनके खुराक का बचा हुआ कोई भी हिस्सा। नेक्स्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फार्मास्यूटिकल एंड हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट। फार्मास्यूटिकल और अस्पताल के वेस्ट को किस तरह से मैनेज किया जाता है और इसको मैनेज करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। There are different methods adopted by pharmaceutical industries and hospitals for managing the waste. Pharmaceutical industries और हॉस्पिटल के वेस्ट को मैनेज करने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं, जिनमें से चंद एक का जिक्र हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इम्प्रॉपर मैनेजमेंट को। इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट कैन हैव बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट health consequences for the health personnel, community members and the environment. अगर किसी भी अस्पताल के अंदर कोई भी मैनेजमेंट नहीं होगी तो इस दौरान वहाँ का जो फुजला है वो वहाँ पर काम करने वाली अफराद या फिर आम आवाम और माहौल पर दो तरह से असर अंदाज होगा। पहला है डायरेक्टली। अब ये डायरेक्टली किस तरह से फुजला इन लोगों पर असर अंदाज करेगा कि अगर किसी भी अस्पताल के अंदर फुजला पड़ा हुआ है तो कोई भी शख्स वहां से पास से गुजरा है तो गुजरने के दौरान हो सकता है कि उसको एलर्जी हो जाए, उसको खांसी आना शुरू हो जाए, उसको नज़ला लग जाए और फिर उसको बुखार हो जाए। तो इस तरह से अगर किसी भी अस्पताल के अंदर मैनेजमेंट नहीं होगी, कूड़ा वहीं पर पड़ा रहेगा, तो काम करने वाले अफराद, विजिट करने वाले लोग और माहौल पर बुरी तरह से असर अंदाज होगा। और दूसरे नंबर पर है इनडायरेक्ट मेथड। अगर किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और अस्पताल के अंदर कूड़ा किरकट वहीं पर पड़ा रहेगा तो इस दौरान माहौल में जरासीम पैदा होंगे और फिर वो जरासीम फैलना शुरू हो जाएंगे और जब वो जरासीम फैलते चले जाएंगे तो वहां पर काम करने वाले अफराद, वहां पे मौजूद कम्युनिटी मेंबर्स और माहौल पर बुरी तरह से असर अंदाज होंगे और लोग फिर बीमार होना शुरू हो जाएंगे। अब हम स्टडी करते हैं कि अगर किसी अस्पताल के अंदर प्रॉपर मैनेजमेंट हो तो फिर ये किस तरह से वेस्ट जो है वो मैनेज किया जा सकता है। द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट डिपेंड्स ऑन गुड एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन along with adequate legislation, financing and active participation of trained and informed staff. अगर किसी भी अस्पताल या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सही से मैनेजमेंट मौजूद होगी तो इस सूरत में वहां पर बीमारियां नहीं फैलेंगी। इसलिए ये लाजमी है कि किसी भी अस्पताल या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अपने कवानीन भी होने चाहिए और वो अस्पताल के अंदर ऐसे लोग जो कि इस कूड़े को इकट्ठा करने में और आगे उसको ठिकाने लगाने का काम करते हैं उनके ऊपर भी चाहिए कि वो अच्छी इन्वेस्टमेंट करें और उनको ट्रेंड करें और उन स्टाफ को इन्फॉर्म करें कि भी किस तरह से आपने कूड़े को ठिकाने लगाना है, कौन सी जगह है जहां पर आपने ये कूड़ा फेंकना है और फेंकने के बाद आपने किस तरह से कवानीन को फॉलो करते हुए इसको मजीद आपने जलाना है या फिर शहर से आपने दूर फेंकना है। और ऐसा तभी होगा जब उस अदारे की एक अच्छी मैनेजमेंट होगी। जनरल गाइडलाइंस फॉर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। मुकम्मल तौर पर फुजले को ठिकाने लगाने के लिए कौन कौन सी हदायत दी जाती हैं, जिसमें पहले नंबर पर है प्लेस ऑल फार्मास्यूटिकल वेस्ट इन रिजिड लीक प्रूफ कंटेनर्स। अद्वियात का ऐसा फुजला जो कि खास तौर पर लिक्विड की शक्ल में मौजूद हो
तो उसको हमेशा किसी ऐसे कंटेनर के अंदर डालना चाहिए जो कि लीक ना करता हो। आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े प्लास्टिक के बैग्स नजर आएंगे, तो वो जो प्लास्टिक के बैग्स हैं वो लीक नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर वो लीक करेंगे तो जो लिक्विड जैसा फुजला होगा वो वहां से खारिज होना शुरू हो जाएगा। इसलिए अद्वियात के फुजले को हमेशा ऐसे बर्तन के अंदर डालना चाहिए जो कि लीक ना करता हो। इसके बाद दूसरे नंबर पर है स्टोर लिक्विड वेस्ट सेपरेटली इन एप्रोप्रिएट इंडिविजुअल लीक प्रूफ कंटेनर्स टू प्रिवेंट द मिक्सिंग। अगर आपके पास फुजला लिक्विड और सॉलिड दो इश्काल में मौजूद हों तो इस अमल में आपने दो ही कंटेनर लेने हैं। लिक्विड फुजले को आपने अलहदा कंटेनर के अंदर डालना है और जो ठोस फुजला है उसको आपने अलहदा कंटेनर में डालना है, और कोशिश आपने यही करनी है कि लिक्विड और जो सॉलिड दोनों तरह का आपके पास फुजला है वो मिक्स ना होने पाए। इसके बाद तीसरे नंबर पर है कंटेनर्स शुड बी क्लियरली लेबल्ड बाय द मैन्युफैक्चरर टू आइडेंटिफाई दैट दे आर सूटेबल फॉर एंड कंटेन फार्मास्यूटिकल वेस्ट। ऐसा कंटेनर जो कि आप फार्मास्यूटिकल वेस्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उस कंटेनर के ऊपर आप लेबल लगा दें कि इसके अंदर कौन सा जो फुजला है वो आपने डाला है, ताकि जो शख्स उस फुजले को उठाने के लिए आ रहा है या फिर उसको ठिकाने लगाने के लिए आ रहा है तो उसको मालूम हो जाए कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें डाली गई हैं और दूसरे डब्बे के अंदर कौन कौन सी चीजें डाली गई हैं, और मैंने इस फुजले को किस तरह से उठाना है और किस तरह से इसको मैंने यहाँ से रिमूव करना है। इसके बाद चौथे नंबर पर है all pharmaceutical and hospital waste must be managed and disposed of according to the law and the regulation। अद्वियात और हस्पताल का जो फुजला होता है उसको हमेशा कवानीन और उनकी हदायत के मुताबिक ही ज़ाया करना चाहिए, उसके मुताबिक ही उसको मैनेज करना चाहिए और उस फुजले को इन कवानीन के मुताबिक ही ज़ाया करना चाहिए। पांचवें नंबर पर है A clear policy for waste management should be prepared and made available for proper implementation of the waste management system। अदारों को हमेशा फुजले को ठिकाने लगाने के लिए एक अच्छी पॉलिसी तैयार करनी चाहिए और उस पॉलिसी में हर चीज क्लियरली मेंशन होनी चाहिए और उसके बाद उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट भी करवाना चाहिए, ताकि हर बात ये क्लियर हो कि फुजले को मैनेज करने वाला क्या निज़ाम है और इस निज़ाम को किस तरह से चलाना है। इसके बाद 6 नंबर पर है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द डिफरेंट टीम मेंबर्स शुड बी क्लियरिफाइड। किसी भी अदारे के अंदर काम करने वाले जो लोग शामिल होते हैं, खास तौर पर जिनका तल्लक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ होता है, उन लोगों को ये बात वाज़िया होनी चाहिए कि उनका क्या रोल और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ताकि जब भी कोई शख्स ड्यूटी पर आए तो वो उसको ये ना पूछना पड़े कि आज उसने क्या करना है। उस शख्स को पहले से मालूम होना चाहिए कि उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। इसके बाद 7वें नंबर पर है स्पेशल क्लॉथिंग, ग्लव्स, मास्क एंड आई प्रोटेक्शन शुड बी आइडेंटिफाइड एंड प्रोवाइडेड टू द हेल्थ केयर वर्कर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल। ऐसे लोग जो कि फुजले को इकट्ठा करने में, उसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में और उस फुजले को ठिकाने लगाने का जो भी लोग काम कर रहे होते हैं, उनको हमेशा एक अच्छे कपड़े मुहैया करने चाहिए, वो कपड़े जो कि उनकी हिफाजत कर सकें और उनको जरासीम से बचा सकें। और इसके अलावा उनको हाथों पर और पाँव पर पहनने के लिए ग्लव्स भी देने चाहिए, ताकि वो कूड़ा को जब उठाएं तो वो जरासीम उनको ना लग सके। और उनको मास्क और इसके अलावा आई प्रोटेक्शन, आंखों की हिफाजत के लिए उनको ऐनक भी मुहैया करनी चाहिए। और ये सब चीज़ें भी एक पॉलिसी के अंदर लाजमी से मेंशन होनी चाहिए, ताकि जब ये चीज़ें ख़राब हो जाएं तो इनको दोबारा कब से मुहैया करना है, ये सब चीज़ें भी पॉलिसी में क्लियर होनी चाहिए। नाउ वी स्टडीज द मिनिमम एलिमेंट्स ऑफ अ कंप्लीट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। एक मुकम्मल वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के कम अज़ कम कितने अनासर होते हैं। तो पहले नंबर पर है रिटन प्लान, दूसरे नंबर पर है क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और तीसरे नंबर पर है रिटन इंटरनल रूल्स।
चौथे नंबर पर है स्टाफ ट्रेनिंग और 5वें नंबर पर है प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग। 6 नंबर पर है गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस। 7वें नंबर पर है वैक्सीनेटेड वर्कर्स। 8वें नंबर पर है डिजाइनेटेड स्टोरेज लोकेशंस और 9वें नंबर पर है वेस्ट मिनिमाइजेशन। 10th नंबर पर है वेस्ट सेग्रीगेशन और 11 नंबर पर है वेस्ट ट्रीटमेंट और 12वें नंबर पर है फाइनल डिस्पोजल साइट और आखिरी है पीरियोडिक रिव्यूज। आने वाली स्लाइड्स में हम इन तमाम एलिमेंट्स को डिटेल के साथ जानने की कोशिश करेंगे। पहले नंबर पर है रिटन प्लान। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, लिखा हुआ मंसूबा। अब ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, ये जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड करते हैं। A written waste management plan describe all the practices for handling, storing, treating and disposing of hazardous and non-hazardous waste as well as a type of worker training required. किसी भी अदारे के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट प्लान क्या होता है, ये वाज़िया तौर पर लिखा होना चाहिए। उसके अंदर ये तमाम चीज़ें शामिल होनी चाहिए कि कूड़े को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से उसको इकट्ठा करना है, किस तरह से उस कूड़े को स्टोर करना है और उसके बाद उसको किस तरह से ट्रीट भी करना है। और ऐसा कूड़ा जो कि नुकसानदेह और गैर नुकसानदेह होता है, इस दोनों तरह के कूड़े को किस तरह से मैनेज करना है और इसमें किस शख्स की क्या जिम्मेदारियां हैं, ये सारी चीजें एक रिटन प्लान के अंदर शामिल होनी चाहिए। इसके बाद दूसरे नंबर पर है क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि हर शख्स की जो जिम्मेदारी है वो भी वाज़िया होनी चाहिए। मेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर सो दैट वर्कर्स फील अकाउंटेबल फॉर हाउ वेल टास्क आर कंप्लीटेड so that no step in the process is overlooked. हर एक शख्स जो कि किसी भी अस्पताल के अंदर काम कर रहा होता है, खास तौर पर ऐसा शख्स जिसका तल्लुक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ होता है, उसकी जिम्मेदारियां पहले से वाज़िया होनी चाहिए ताकि उस शख्स को मालूम हो कि आज उसकी ड्यूटी कहाँ पर है, किस हिस्से में है और आज उसको क्या काम करना है। क्योंकि अगर आप उसकी जिम्मेदारियां वाज़िया नहीं करेंगे तो इस अमल के दौरान वहां पर जो काम करने वाले लोग हैं उनका आपस में जो है वो झगड़ा हो जाएगा और उनको ये फील होगा कि उनके ऊपर बर्डन ज्यादा डाला गया है। इसलिए जरूरी है कि उनकी जिम्मेदारियां उनको वाज़िया कर दी जाए। इसके बाद तीसरे नंबर पर है रिटन इंटरनल रूल्स। किसी भी अस्पताल या फिर फार्मास्यूटिकल के जो अंदरूनी रूल्स होते हैं वो भी वाज़िया तौर पर लिखे होने चाहिए। रिटन इंटरनल रूल्स यूज फॉर प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जनरेशन, हैंडलिंग, स्टोरेज, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। किसी भी अदारे के जो अपने रूल्स होते हैं, जो उनकी अपनी हदायत होती हैं, जिसके अंदर ये सब चीज़ें मेंशन हो ताकि ये बात क्लियर हो कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जनरेशन या फिर उसको हैंडलिंग या फिर उसको महफूज करने या फिर इलाज करने या फिर उस कूड़े को किस तरह से ठिकाने लगाना है, ये तमाम चीज़ें उस रूल्स के अंदर मेंशन होनी चाहिए। फोर्थ नंबर पर है स्टाफ ट्रेनिंग। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको ट्रेनिंग देना इंतहाई ज़रूरी होता है। Training is necessary to ensure that staff is aware of all hazards they might meet and they are practicing good hygiene, safe sharps handling, proper use of protective clothing, proper packaging and labeling of the waste and safe storage of the waste. किसी भी अदारे में जो सफाई से मुतल्लिका स्टाफ होता है उसको बार बार ट्रेनिंग देना उस अदारे की जिम्मेदारी होती है ताकि लोगों को वक्त के साथ साथ ये बात वाज़िया कर दी जाए कि कौन सा कूड़ा उनके लिए नुकसानदेह है, कि कौन से कूड़े से कौन सी बीमारियां पैदा हो सकती हैं और इसलिए उनको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। उनको ट्रेनिंग के प्रोसेस में ये बात वाज़िया करनी चाहिए कि उन्होंने कूड़े को किस तरह से हैंडल करना है और इस हैंडलिंग के अमल के दौरान उनका अपना भी सेफ रहना इंतहाई ज़रूरी है।
उनको एक अच्छा लिबास पहनना चाहिए और उनके जो लिबास हैं वो महफूज भी होना चाहिए और उनको कूड़े को सही से पैक करना और उस कूड़े को लेबल भी करना चाहिए ताकि जब वो उस कूड़े को स्टोर करें या फिर उसको कहीं पर ठिकाने लगाने के लिए ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो इस अमल के दौरान उनका ये कूड़ा गिरना नहीं चाहिए और इस तरह से वो दूसरों को नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहिए। इसके बाद 5वें नंबर पर है प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। ऐसा लिबास, ऐसे कपड़े जो कि जरासीम से बचाते हैं, जो कि हिफाजत करने के लिए बनाए जाते हैं। वर्कर्स नीड स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ क्लॉथिंग सच एज सर्जिकल मास्क एंड ग्लव्स, aprons and boots to protect them when moving and treating various types of collected and infectious waste. ऐसे मुलाजमीन जो कि वेस्ट मैनेजमेंट में काम कर रहे होते हैं उनको खास किस्म के कपड़ों की ज़रूरत होती है, उनको सर्जिकल मास्क की भी ज़रूरत होती है, उनको ग्लव्स की भी ज़रूरत होती है और एप्रोन्स की भी ज़रूरत होती है। अब ये एप्रोन क्या होता है? कपड़ों के ऊपर जो एक कोट पहना जाता है उसको एप्रोन्स कहते हैं और उसके अलावा उनको बूट्स भी चाहिए होते हैं, ऐसे जूते जो कि लंबाई में ज़्यादा होते हैं ताकि उनके पाँव और उनकी टांगे महफूज रह सकें। तो इस तरह की जो तमाम तर ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं ये भी मुलाजमीन को मुहैया करना अदारों की ही जिम्मेदारी होती है ताकि वो लोग भी अपनी सेहत का ख्याल रख सकें और वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करने के अमल के दौरान जो कूड़ा है वो उनको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचा सके। 6 नंबर पर है गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस, अच्छी हिफ्ज़ाने सेहत। There should be good hygiene practices. Workers must be wash their hands and faces regularly with soap and warm water. They get sick more often when they do not observe good hygiene practices. ऐसे लोग जो कि वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का काम कर रहे होते हैं, जो कि मुलाजम होते हैं, उनको भी चाहिए कि वो अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। जब वो अपने काम से फारिग हो जाएं तो उनको चाहिए कि वो पहले अपने हाथ को धोएं, अपने चेहरे को अच्छी तरह से साबुन के साथ और गर्म पानी के साथ धोएं और उसके बाद वो लाजमी से नहाएं ताकि जो भी जरासीम है वो उनको मजीद बीमार ना कर सके। और अगर उनको लगे कि वो थोड़ा बहुत बीमार हो रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो कुछ अरसे के लिए छुट्टी ले लें और अपनी सेहत का खास ख्याल रखें और जब वो दोबारा से सेहतमंद हो जाएं तो फिर वो अपनी जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद 7वें नंबर पर है वैक्सीनेटेड वर्कर्स। वर्कर्स शुड बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट इन्फेक्शंस। ऐसे लोग जो कि वेस्ट मैनेजमेंट का काम कर रहे होते हैं उनको अपनी वैक्सीनेशन लाजमी से करवानी चाहिए ताकि वो जरासीम से महफूज रह सके। 8वें नंबर पर है डिजाइनेटेड स्टोरेज लोकेशंस। स्टोरेज लोकेशंस शुड बी प्रॉपर लेबल्ड एंड कवर्ड। दे शुड नॉट बी नियर पेशेंट्स और फूड। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कूड़ा फेंकने की जगह होती है उसको हमेशा मरीजों से और मरीजों के लवाहिकीन से दूर रखना चाहिए और वो एक खास स्पेसिफाइड जगह बनानी चाहिए जहाँ पर उस कूड़े को रखा जाए और उस टोकरी को ऊपर से लेबल भी होना चाहिए, उसको कवर भी होना चाहिए ताकि हर चीज़ उसके ऊपर वाजिया हो कि कौन सी चीज़ किस टोकरी के अंदर फेंकनी है। और कवर इसलिए होनी चाहिए कि वहाँ से जो जर्म्स है वो वापस ना आ सके, वो जरासीम ना फैल सके। और हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि इन टोकरियों को मरीजों की पहुंच से दूर रखें, वहाँ पर करीब में कोई भी फूड वगैरह भी ना मौजूद हो ताकि फूड भी उन कूड़े की वजह से खराब ना हो जाए। 9 नंबर पर है वेस्ट मिनिमाइजेशन। द लेस वेस्ट जनरेटेड द लेस देयर इज टू मैनेज। Unnecessary disposal of valuable chemicals and pharmaceuticals can be avoided through good inventory control practices. कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम कूड़ा जो है वो पैदा हो, जितना कम पैदा होगा इसी तरह उसको मैनेज करना भी आसान होगा। खास तौर पर ऐसे केमिकल्स जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, ऐसे अद्वियात के केमिकल्स जिनको अद्वियात के बनाने के दौरान इस्तेमाल किया जाता है उनका भी कम इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो है वो ज़ाया भी ना हो और वो नुकसान का बायस भी ना बने। इसके बाद 10 नंबर पर है वेस्ट सेग्रीगेशन, कूड़े को अलहदा अलहदा करना।
A waste segregation system reduces the volume of waste and enables different kind of materials to be handled appropriately. जब भी आप कूड़ा इकट्ठा करें और इकट्ठा करने के बाद ये कोशिश करनी चाहिए कि उनको अलग-अलग कर दिया जाए, ताकि हर एक किस्म का जो कूड़ा है वो अलग हो जाए। इस तरह अलग होने से ये होगा कि आपको जो है वो उसको हैंडल करना भी आसान हो जाएगा और उस फुजले को ठिकाने लगाना भी आसान हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर पर है वेस्ट ट्रीटमेंट। ज़ाया करने का सही और मुकम्मल तरीक़ाकार क्या होता है? Infectious agents make the waste dangerous, so proper waste treatment should be practiced. The most important function of treatment is disinfection. जो भी फुजला है जिसको ज़ाया कर दिया गया है, अब उसको मुकम्मल ठिकाने लगाना इंतहाई ज़रूरी होता है, क्योंकि कूड़े के अंदर कुछ जरासीम पाए जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती हैं। इसलिए कूड़े को हमेशा मुकम्मल तौर पर ज़ाया करना इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए उस कूड़े को जला देना चाहिए और जलाने के बाद वहाँ पर डिसइंफेक्शन यानी कि ऐसा सॉल्यूशन डाल देना चाहिए जो कि जले हुए कूड़े के अंदर भी मौजूद जो जरासीम हैं उनको भी वो ख़त्म कर दे। 12 नंबर पर है फाइनल डिस्पोजल साइट। देयर शुड बी अ प्रॉपर साइट फॉर डिस्पोजिंग द वेस्ट। कूड़े को इकट्ठा करने और फुजले को ठिकाने लगाने की एक मखसूस जगह होनी चाहिए। इसके बाद 13 नंबर पर है पीरियोडिक रिव्यूज। लोगों से वक्फे वक्फे से राय लेना। अ पीरियोडिक रिव्यू इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग गुड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। इट इंश्योर्स द मिनिमम रिस्क, डैमेज एंड डिजीज। वक्फे के साथ साथ लोगों से हमेशा राय पूछनी चाहिए कि क्या वो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम से और इसकी प्रैक्टिसेस से मुतमिन हैं या नहीं हैं। आपको इनकी राय से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने में मदद मिलेगी और हमेशा ये बात इंश्योर करनी चाहिए कि कम से कम नुकसान हो और कम से कम बीमारियां फैलें। यहाँ पर हमारा फार्मास्यूटिकल वेस्ट एंड हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपने चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भी लाजमी से लाइक किया करें।